Okay, guys. Now, in the last class, we looked at two forms of like democratic practice. एक तरफ हम देखा कि श्रीलंका में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस लगातार जो है एक मेजोरिटेरियनिज्म की प्रैक्टिस रही, जहां पर कि जो गवर्नमेंट में जो पार्टीज रही उनका भी फोकस बस इस बात पर था कि मेजोरिटी के इंटरेस्ट को, मेजोरिटी के कंसर्न्स को जो है ज़्यादा एड्रेस किया जाए, और साथ ही साथ जो है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उनको मार्जिनलाइज किया गया सिस्टेमिक तरीके से, चाहे वो जो है भाषा के स्तर पर हो या फिर सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटीज की हो, राइट। इनफैक्ट जो है रिलीजन के स्तर पर भी जो है, चूंकि बुद्धिज्म को जो है स्टेट रिलीजन के तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया, फॉर विच मेंट दैट लाइक स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड लाइक प्रोटेक्टिंग द रिलीजन। तो इस तरीके से जो है श्रीलंका का ये मेजोरिटेरियनिज्म का रास्ता था। एंड ऑन द अदर हैंड वी लुक्ड एट लाइक बेल्जियम एंड बेल्जियम्स पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, कैसे जो है 1780s 90s के पीरियड में जो है लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के द्वारा जो है यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेटिव बनाया गया, जिसके जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चाहे फ्रेंच माइनॉरिटी हो या फिर जर्मन माइनॉरिटी हो या फिर डच मेजोरिटी, सबके इंटरेस्ट, सबके कंसर्न को कहीं ना कहीं जो है जगह दी गई, वैल्यू दी गई, एंड इट लेड टू लाइक अ वेरी हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ दीज डिफरेंट एथनिसिटीज, राइट। इसके फलस्वरूप जो है इन डिफरेंट एथनिसिटीज को, सिटीज के बीच में एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाया। अब इसी के बाद जो है हम अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज लाइक व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आई मीन ठीक है, पावर शेयरिंग हमने देख लिया, राइट। वहां पर जो है इस एग्जांपल में हमने पावर शेयरिंग देख लिया, कैसे जो है पावर शेयरिंग जो है एकोमोडेटिव तरीके से कैसे हो सकता है, ये हमने देख लिया बेल्जियम के केस में। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है श्रीलंका के केस में क्या देखा कि कैसे जो है मेजोरिटेरियन तरीके से सरकार चल सकती है, पावर जो है वो मेजोरिटी के हाथ में जो है कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब ऐसे में एक तो सवाल उठता है ना कि ठीक है भाई, पावर शेयर कर सकते हैं, लेकिन पावर शेयर करें क्यों? कर सकते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना करेंगे तो कोई वजह होनी चाहिए। तो वेल, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग करना चाहिए। अब देखो, इसके दो तरह के रीजन है कि पावर शेयरिंग हो, इसके दो तरह के रीजन है। पहला जो है आपका हो गया बेसिकली कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छा है क्योंकि ये जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज को घटाता है। ओके, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब चूंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो इसके बीच में क्या होगा, वायलेंस पॉसिबल है, पॉलिटिकल अस्थिरता भी आ सकती है, जैसा कि हम लोगों ने श्रीलंका के केस में देखा, राइट। तो ऐसे में पावर शेयरिंग के थ्रू ये इंश्योर हो सकता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबल रहे। ओके, तो जो कि हम लोगों ने बेल्जियम के केस में देखा। नाउ वी हैव नोटिस्ड कि मेजोरिटी कम्युनिटी की जो मर्जी है उसको इम्पोज करना जो है वो शॉर्ट रन में कुछ समय तक के लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो है कंट्री के, नेशन के यूनिटी को जो है अंडरमाइन करता है, कमजोर करता है। क्योंकि अगर सिर्फ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट अगर है तो वो वैसे भी डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, दैट इज द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। ओके, वो जो है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी हो गई है आपकी, उसी का तो मान लो कि अब तानाशाही चल रहा है ना मेजोरिटी का यहाँ पर। और टायरनी ऑफ द मेजोरिटी जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव नहीं है, ये एक्चुअली जो है मेजोरिटी के लिए भी जो है बर्बादी लेके आता है। लाइक श्रीलंका में अगर आप देखो तो क्या ओनली द तमिल्स वर ओनली द तमिल्स सफर्ड ड्यू टू दैट सिविल वॉर। श्रीलंका में गवर्नमेंट के मेजोरिटेरियन अप्रोच की वजह से जो सिविल वॉर शुरू हुआ, तो क्या उसमें सिर्फ जो है जो तमिल माइनॉरिटीज थे उन्होंने ही नुकसान झेला? ऑफ कोर्स नॉट, the majority Sinhalese also suffered a lot, right? Sri-Lankan economy was in ruins. श्रीलंका की इकोनॉमी जब बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। I mean, look at श्रीलंका now. टूरिज्म वगैरह के बेसिस पर खास करके टूरिज्म ने तो काफी कंट्रीब्यूट किया है, and श्रीलंका has like really good living standard for its people. उस समय में क्या था श्रीलंका की इकोनॉमी की हालत? बहुत बुरी हालत थी। दूसरा जो रीजन है, एंड दिस इज एक्चुअली मच डीपर रीजन कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है, तो पावर शेयरिंग जो है वही डेमोक्रेसी की असली स्पिरिट है। कोई भी डेमोक्रेटिक रूल जो है वो बेसिकली क्या इन्वॉल्व, वो एक्चुअली वो हमें कहता है, या वो सही डेमोक्रेटिक रूल तभी होगा जब वो सभी लोग ओके जो कि डेमोक्रेसी के एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं,
और जिनको डेमोक्रेसी के इफेक्ट्स के साथ रहना है, उन सभी लोगों के बीच में पावर शेयरिंग जो है वो कंपलसरी है। मतलब कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, एसेंशियली उन सभी के साथ आपको पावर शेयरिंग करना है। लोगों के पास ये नैतिक अधिकार है कि उनके ऊपर कैसा शासन हो, इसके बारे में उनसे कंसल्ट किया जाए, उनसे कुछ पूछा जाए। एक सही सरकार, एक लेजिटिमेट सरकार जो होगी वो वही होगी जहां पर हर एक सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है हर एक सिटीजन का जो है सिस्टम में कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई योगदान जो है वो होता है। तो देखो, पहला हमने रीजन क्या देखा कि अगर मान लीजिए पावर शेयरिंग अगर करिएगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, ये सबके हित में है। दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया होशियारी वाला रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा जो रीजन है कि भाई पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का एसेंस है, बिकॉज पावर डेमोक्रेसी इज अबाउट लाइक डेमोक्रेसी बेसिकली इंटेल्स, डेमोक्रेसी जो है उस साथ इम्प्लाइड है कि हर एक लोग जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है उनके साथ पावर शेयर्ड होना चाहिए। जिनके ऊपर शासन हो रहा है उनसे जो है ये उनसे पूछना चाहिए, या उनसे उन्हें जो है पूछे जाने का हक है कि उनके ऊपर कैसे शासन होगा। राइट, तो दैट इज द मोरल पावर। अब प्रूडेंशियल रीजन जो है वो जहां एक तरफ ये कह सकते हो कि एम्फेसाइज करता है कि पावर शेयरिंग जो है उसका आपको फायदा मिलेगा, मोरल रीजन जो है वो बेसिकली ये एम्फेसाइज करता है कि पावर शेयरिंग जो है वो खुद में ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसका आगे क्या फायदा मिलेगा वो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, now here like you have got a very quick revision activity actually. Now, Annette studies in a Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French speaking students in her school want the medium of instruction to be French. Selvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil. If the parents of Annette and Selvi were to approach respective governments to realize the desire of the child, who is more likely to succeed and why? ओके, तो यहां पर जो है यहाँ पर क्या है कि डच मीडियम स्कूल में जो है एनेट पढ़ाई करती है, और जो बहुत सारे जो फ्रेंच स्पीकिंग बच्चे हैं उसके स्कूल में वो चाहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्रेंच हो जाए। दूसरी तरफ सेल्वी जो है वो श्रीलंका में है, जो सिंगलिश डोमिनेटेड एरिया है उधर है वो, और वो चाहती है कि वो चूंकि सारे बच्चे वहाँ पर तमिल बोलने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो तमिल हो। तो यहाँ पर जो है किसकी बात सुनी जाएगी? ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है एनेट या जो फ्रेंच स्पीकिंग बच्चे हैं उनकी बात सुनी जाएगी। व्हाई? बिकॉज लाइक बेल्जियम हैज लाइक अ मोर एकोमोडेटिव काइंड ऑफ लाइक डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर जो है वो हर एक सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट को, उनके चॉइसेस को, उनके डिजायर को जो है वो सुनते हैं, एकोमोडेट करते हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका में जो है श्रीलंका में क्या केस है, वहाँ पर सिंगलिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो वही रहने ही वाला है। तो भले ये तमिल चाह ले लेकिन वो तमिल जो है वो होने वाला नहीं है। So that is the reason. Anyways, here is Khalil's dilemma, right? It will be really good if you like understand or like you can just like go through this story and try answering it. Okay, आप लोग पहले जो है विक्रम को हेल्प कर दीजिए बेताल का आंसर देने में। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन होती है देन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों जरूरी है, राइट? पावर शेयरिंग जो है उसके पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, और इसमें हमने जो है दो रीजन देखा। एक तो हमने प्रूडेंशियल रीजन देखा और दूसरा हमने जो है मोरल रीजन देखा। तो चलो ठीक है, पावर शेयरिंग क्या है वो हम समझ गए, क्यों होना चाहिए वो हम समझ गए। अब थोड़ा सा हम ये जान लेंगे पावर शेयरिंग होता कैसे है। एक बेसिक आइडिया वी विल बी लुकिंग एट लाइक लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द कमिंग क्लास, इन द कमिंग लेसन्स। लेकिन अभी जो है हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देख लेते हैं। तो देखो, पावर शेयरिंग का आइडिया जो है वो बेसिकली अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट पैदा होता है। अब लंबे समय तक जो है ये विश्वास था कि जो भी पावर है गवर्नमेंट का वो एक आदमी में या एक ग्रुप ऑफ पर्सन में होना चाहिए, ताकि पावर जो है वो एफिशिएंटली यूज हो जाएगा, राइट? ये फील किया गया कि अगर मान लो पावर को फैलाया जाएगा, अगर उसको डिस्पर्स किया जाएगा, राइट, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। जल्दी से डिसीजन लेना और उसको इन्फोर्स करना ये पॉसिबल जो है वो नहीं हो पाएगा, राइट? लेकिन डेमोक्रेसी के आने के बाद इस तरह के नोशंस जो हैं वो बदले हैं।
डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल ही है कि लोग जो है वो सारे पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं, राइट? पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू जो है अपने ऊपर शासन करते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डाइवर्स ग्रुप्स जो है, जो अलग अलग टाइप के ग्रुप है और उनके जो व्यूज हैं उनको जो है ड्यू रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, दिया जाता है, ठीक है? पब्लिक पॉलिसीज बनाने में हर एक आदमी की वॉइस जो है वो सुनी जाती है। अगर आप सही तरीके से सुनिएगा सही है, वरना रोड पर तो हल्ला गुल्ला धरना प्रदर्शन करके तो सुनना ही पड़ेगा आपको। और इसलिए ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर जो है वो जितने नागरिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट या शेयर हो सकता है, शेयर होना चाहिए। ओके, अब अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करें तो पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। कुछ कॉमन को देख लेते हैं। तो एक तो आपका हो गया एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोगों ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में पढ़ा है ना। तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि ये तीनों लेवल जो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों एक ही लेवल पर काम करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे से कंट्रोल्ड भी हैं, समझे कि नहीं? तो ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया। ओके, और इसका फायदा ये होता है, ये चीज इंश्योर करता है ये कि कोई भी जो ऑर्गन है, चाहे लेजिस्लेचर हो कि एग्जीक्यूटिव हो कि जुडिशियरी हो, कोई भी जो है अनलिमिटेड पावर ना यूज कर सके। हर एक ऑर्गन दूसरे के पावर को जो है चेक कर सकता है और इस तरीके से बैलेंस करता है। अब जहाँ तक मान लो कि पिछला में क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भले ही जो है मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जवाबदेही जो है वो पार्लियामेंट के प्रति, सेंटर में या फिर राज्यों में जो है स्टेट असेंबलीज के प्रति बनती ही बनती है। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस का अपॉइंटमेंट करती है, राइट? लेकिन वो जो है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा बने हुए कानून को जो है वो चेक कर सकते हैं कि भाई ये संविधान के दायरे के अंदर में है कि नहीं है। तो ये जो हो गया आपका चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम हो गया। दूसरा जो पावर शेयरिंग का मॉडल है वो है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल की सरकार के बीच में जो पावर शेयरिंग होता है। अब इसे मान लो कि सरकार जो है एक जनरल गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ है ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस तरीके से एक जो है जनरल गवर्नमेंट हो सकती है जो पूरी कंट्री को देखेगी, और उसके बाद जो है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर भी गवर्नमेंट हो जाएगी। तो जो पूरे कंट्री के लेवल पर जो गवर्नमेंट जो फंक्शन करेगी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, या इंडिया में इसको आप सेंट्रल या केंद्रीय सरकार कहते हैं, राइट? दूसरी तरफ प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर जो है उसके लिए अलग अलग नाम होगा। इंडिया में उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हो गया, तो संविधान के द्वारा जो है क्लियरली बोला गया है कि किसका क्या पावर है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम में भी ये चीज किया गया। बेल्जियम में भी जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स थे उनके पावर को जो है क्लियरली संवैधानिक रूप से जो है डिफाइन कर दिया गया। पहले ये सिस्टम था कि सेंटर जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी पावर देती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, लेकिन वो संवैधानिक रूप से संरक्षित नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ना तो डिफाइंड था ना प्रोटेक्टेड था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहती वो पावर विड्रॉ कर सकती थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया, राइट? श्रीलंका में इस तरीके का पावर जो है वो नहीं दिया गया। तो इंडिया में भी जो है इस तरह का पावर जो है वो दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग पावर है और दूसरी तरफ जो है स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर है। और ये जो चीज कहलाता है ये कहलाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और ये यही प्रिंसिपल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी फैलाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत लेवल का है ना, थर्ड टियर, वहां पर भी ये जा सकता है। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है जहां पर कि हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, खास करके फेडरलिज्म वाले सेक्शन के अंदर में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये हो गया आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। एंड सब्सिक्वेंटली आई मीन लेटर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में। जैसे बेल्जियम में हमने देखा ना कि तीन तरीके की सरकार है। एक जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट है, राइट? कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो है बेसिकली लाइक हर एक लैंग्वेज ग्रुप, हर एक एथनिक ग्रुप का जो है बराबर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, राइट? तो
ये बहुत सारी कंट्रीज में इस तरीके का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर या लीगल लेवल पर अरेंजमेंट किया गया है कि सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं और जो विमेन हैं उनको जो है आपको लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन देना ही है। अब जैसे कि क्लास 9th में आप लोगों ने जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा था ना, कि हमारे यहाँ चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, कुछ सीट जो है वो रिजर्व रखे जाते हैं। ये रिजर्व क्यों रखे जाते हैं? ताकि जो डाइवर्स जो सोशल ग्रुप्स हैं जिनको वैसे मौका नहीं मिल पाएगा, राइट, और उनको लगेगा कि भाई सरकार में हमारी कोई जगह ही नहीं है, उनको जो है मौका मिल पाएगा। इसके द्वारा जो है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या जो वीकर ग्रुप्स हैं उन सभी को एक फेयर हिस्सा मिलता है पावर का, पॉलिटिकल पावर का जो है उनको एक उचित जो है हिस्सा दिया जाने का प्रयास होता है। इसके अलावा पावर शेयरिंग का जो चौथा तरीका है दैट इज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट, ये सब भी पावर शेयरिंग का एक तरीका है। अब इसे मान लो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, जनता जो है वो किसी को भी किसी पार्टी को जो है सत्ता में बिठा सकती है कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या होगा, सब पार्टी के बीच में कंपटीशन होगा ना कि हम बढ़िया सब सर्टिफिकेट लेके जाएगा। वैसे आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, आजकल जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंपेन चलता है वो इसके अराउंड चलता है कि वो हमसे ज्यादा खराब है, वो हमसे ज्यादा खराब है। जैसे आप लोग कभी कभी क्लास में करते हैं ना, गलती करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डांटने के लिए जाए तो आप फटाफट जस्टिफिकेशन में क्या ऑफर करते हो, फलाने ने एक्चुअली इससे मेरे से ज्यादा गलत काम किया था, व्हाई आरंट यू स्कोल्डिंग हिम, राइट? तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी आजकल करती हैं कि भाई हम कम बुरे हैं, सामने वाला ज्यादा बुरा है। बट टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि हर एक पार्टी के बीच में कंपटीशन होगी कि भैया हम ज्यादा अच्छे हैं, आपके लिए हम ज्यादा अच्छे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो कंप्लीट दावा नहीं ठोकेगा कि नहीं जो है हम ही हैं, हमारी ही लाठी है, हमारी ही भैंस रहेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होती है, और यही वजह है कि अलग आइडियोलॉजीज, अलग सोशल ग्रुप्स, उनको भी जो है पावर में हिस्सेदारी का मौका मिलता है। ओके, अब इसके अलावा पावर शेयरिंग जो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में होता है ये दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो ये कि मान लो कि एक तो हो गया डायरेक्ट वाला कि मान लो कि 2 या 3 पार्टी मिलकर अलायंस बनाएगी, अलायंस करके हम संधि करके अपना जो है उसके बाद ये इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद जो है अपना ये गठबंधन वाला सरकार बनाएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट, और इस तरीके से पावर शेयरिंग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर जो है आपको इंटरेस्ट ग्रुप्स मिलेंगे जैसे कि ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर, ये भी गवर्नमेंटल पावर शेयर करते हैं। कैसे? तो या तो ये जो है गवर्नमेंटल कमेटी वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे, और नहीं तो फिर ये अपने ग्रुप वगैरह के द्वारा जो है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो खैर इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट के बारे में भी हम लोग यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर। सो वेल बाद में भी इनको देखेंगे, बट अभी हमने क्या देखा क्विकली कि पावर शेयरिंग जो है उसके 4 आपके जो है फॉर्म्स हो गए। वन इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड judiciary, right? Another is the vertical distribution of power. Vertical distribution of power में क्या होता है? So basically you have got like सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत एंड एवरीथिंग। इसके बाद जो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जहां पर कि हम जो है रिजर्वेशन सिस्टम वगैरह का जो है प्रभाव देखते हैं या यूज देखते हैं। फाइनली द फोर्थ वन, पावर शेयरिंग थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एटसेट्रा, राइट? तो डेमोक्रेसी में इस तरीके से हम जो है पावर शेयरिंग करते हैं या पावर शेयरिंग के लिए स्कोप जो है वो क्रिएट होता है। Okay, so well that is it for this chapter, and I guess you can like give the question answers at the end of this chapter a try. I will try sending you a quiz based on this chapter as soon as possible. Okay, bye bye.